अब जब डॉक्टर शोभाताई बच्छाव की उम्मीदवारी हुई तो मालेगांव से कुछ लोगों की आवाज़ उठी बाहरी उम्मीदवार। तो मैंने अभी जो तबसरा किया कि अंदरूनी उम्मीदवार हमारे पास है कहाँ। हम बजाय शोभाताई बच्छाव की मुखालफत करने के हमको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मालेगांव धूलिया मतदार संघ के 19,95,000 लगभग 20 लाख वोटरों में हम एक कोई मोच वाला ऐसा मर्द तैयार नहीं कर सके जो सुभाष भामरे का मुकाबला करता। ये उसका एहसान है कि नासिक से आके उसने हमारी लाज रख ली, एक चूड़ी वाली ने आके हमारी लाज रख ली। अगर वो मालेगांव शहर में कुछ रोज कब मौलाना उमर महफूज रहमानी ने जहां पार्लियामेंट चुनाव को उम्मीदवारी को लेकर अपना कदम पीछे किया, तीनी मिल्ली सामाजिक कामों की मसरूफियत बताकर, वहीं दूसरी तरफ आसिफ शेख ने कल एक जलसा लिया, उसमें उन्होंने अपनी पार्लियामेंट चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर कुछ बातें कही, 2 दिन का वक्त लिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? पार्लियामेंट का इलेक्शन मई, अप्रैल और मई महीने में होना है, ये तय था। तारीखों का इंतज़ार था, जो रमज़ान महीने के शुरुआत में ही तारीखों का ऐलान हो गया और इलेक्शन शुरू हो गया। उस वक्त से मैं ये देख रहा था कि हमारा जो धूलिया मतदार संघ है, इसमें पार्लियामेंट की उम्मीदवारी करने के लिए कौन मैदान में आता है। क्योंकि जब ये 2009 में ये सीट जनरल हुई, पहले मालेगांव मतदार संघ था जिसमें दिंडोरी, सुरगाना, पेट वगैरह हल्के थे, और उन सब हलकों की वजह से इसको रिज़र्व कैटेगरी में रखा गया था, जहाँ से एसटी तबके का, शेड्यूल ट्राइब का ही उम्मीदवार हो सकता था। हरिशंकर माले, जांगड़ू वांगड़ू कांदोड़े, कचरूबाबू राउत, सीताराम भोये जैसे लोग चुनकर जाते रहे। 2009 में नई हदबंदी होने की वजह से मालेगांव को धूलिया में शामिल किया गया और इस मतदार संघ का नाम धूलिया किया गया। वो जो आदिवासी था उसको दिंडोरी नाम दे करके उसमें नांदगांव वगैरह मिला दिया गया। 2009 के इलेक्शन में अमरीश भाई पटेल उम्मीदवार हुए, निहाल साहब उम्मीदवार हुए, और प्रताप दादा सोनू ने बीजेपी से उम्मीदवार थे। उस वक्त निहाल साहब की वजह से बोलो या अनिल गोटे की वजह से बोलो या किसी वजह से सेकुलर उम्मीदवार हार गया, प्रताप दादा सोनू ने चुन कर आए। अगले इलेक्शन में अमरीश पटेल ने पूरी ताकत लगाई, इलेक्शन हार गए। 2 इलेक्शन हारने के बाद अमरीश दादा पटेल ने मालेगांव वालों के साथ, धूलिया मतदार संघ वालों के साथ हाथ जोड़ लिया कि मुझे पार्लियामेंट नहीं लड़ना है। तो कुणाल पाटिल को उम्मीदवारी दी गई। ये उम्मीद थी कि अमरीश भाई पटेल गुजराती होने की वजह से शायद नई लोगों ने वोट दिया। कुणाल पाटिल मराठा उम्मीदवार है और इस इलाके में मराठों की अक्सरियत है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है तो सेकुलर वोटों का भी सहारा है। इसलिए उम्मीद थी कि कुणाल पाटिल चुन करके आते, लेकिन कुणाल पाटिल और ज़्यादा वोटों से हार गए और उन्होंने पहले ही इलेक्शन लड़ने के बाद राम राम बोल दिया कि नहीं, मुझे अब पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ना है। तब उम्मीदवारी के लिए कौन सामने आएगा, ये सवाल था। तो जब उम्मीदवारी की बात थी, शेख आसिफ साहब शुरू से बोल रहे थे कि मैं उम्मीदवार हूँ, लेकिन मीडिया वालों को बुला करके सिर्फ अपने ऑफिस में या घर पे बैठ करके बोलना कि मैं उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार होने के लिए कुछ एक्टिविटी दिखाना पड़ती है। ऐसी कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं। मुझे बताओ कि शरद पवार के पास, उनकी पार्टी के सुप्रीमो के पास, उनकी पार्टी के सदर जयंत पाटिल के पास वो टिकट मांगने कब गए? सिर्फ मीडिया वालों के सामने ख्वाहिश जाहिर कर देने से कोई उम्मीदवार नहीं होता। हम देख रहे थे कि भाई तुषार सेवाड़े का नाम आया, डॉक्टर तुषार सेवाड़े का, मगर डॉक्टर तुषार सेवाड़े ने पिछला असेंबली इलेक्शन जो था 2019 का, उस समय कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के में डायरेक्ट मुकाबला था। दादा भूसे के सामने इनको टिकट मिला और कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं था। तो ऐसा था कि अगर ये ताकत से इलेक्शन लड़ते तो दादा भूसे को शिरकत हो सकती थी। बीजेपी शिवसेना के मुश्तरका उम्मीदवार थे, मगर सुनने में आ रहा है कि क्या मामला हुआ पता नहीं, वो ऐन वक्त पर इलेक्शन से माघार ले लिया। क्या मामला था मालूम नहीं। अब जो उम्मीदवार, जो आदमी असेंबली में माघारी ले लेगा, उसको पार्लियामेंट में उम्मीदवारी देंगे तो रुकेगा क्या? तीसरा नाम था श्याम सेनेर साहब का। श्याम सेनेर के ताल्लुक से मैंने मालूमात ली तो पता चला कि वो माली हालत में बहुत कमज़ोर आदमी है और 6 असेंबली हलकों में पोलिंग एजेंट वगैरह के अखराजात तो चाहिए। तो मुझे तभी से फिक्र हो गई कि 19 लाख वोटरों के हलके में 10 साल से सुभाष भामरे साहब, जो है डॉक्टर सुभाष भामरे साहब, पार्लियामेंट के मेंबर होने के बावजूद कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं है। कमाल तो ये है कि उनको मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर दफ़ा बनाया गया।
उसके बावजूद वो इस हल्के के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। जैसा डॉक्टर भारती पवार ने दिंडोरी हल्के से चुन के जाने के बाद अभी वो वजीर सेहत थी, उन्होंने उस इलाके में जो काम किए, ऐसा कोई काम नहीं किया। और इतने नाकारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है। मैंने एजाज बेग से भी रब्ता किया था, पूछने की कोशिश की थी, तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। तो कोई मजबूत उम्मीदवार, हमारे समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी साहब, मुझे खबर मिली कि उन्होंने समाजवादी के जिम्मेदारों को बोला कि अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस में बात रखी है, महाराष्ट्र से एक सीट उन्होंने मांगी है धुलिया की, क्योंकि मालेगांव और धुलिया में समाजवादी की ताकत उनको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर धुलिया और मालेगांव के समाजवादी वालों ने कोई उम्मीदवार नहीं तैयार कर पाए। तो अब उसके बाद ये जो ड्रामा चला मौलाना उमरान साहब का, मैं जानबूझ करके लफ्ज़ ड्रामा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि शेख आसिफ साहब भी उम्मीदवारी बोलते रहे, तो बोलना और बात है, उम्मीदवारी करने की तैयारी दिखाना और बात है। तो अब अच्छा है इन लोगों ने नाम वापस लिया, लेकिन आगे वो क्या करने वाले हैं, किस किस्म से इलेक्शन के मामले में उनकी राय रहेंगी, वो जैसा आएगा देखेंगे। मामला यही, डॉक्टर सुभाष भामरे बीजेपी से एनडीए के उम्मीदवार हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से डॉक्टर शोभाताई बच्छाव का उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई है। अब जब डॉक्टर शोभाताई बच्छाव की उम्मीदवारी हुई तो मालेगांव से कुछ लोगों की आवाज़ उठी, बाहरी उम्मीदवार। तो मैंने अभी जो तबसरा किया कि अंदरूनी उम्मीदवार हमारे पास है कहाँ। हम बजाय शोभाताई बच्छाव की मुखालफत करने के, हमको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मालेगांव धुलिया मतदार संघ के 19,95,000 लगभग 20 लाख वोटरों में हम एक कोई मोच वाला ऐसा मर्द तैयार नहीं कर सके जो सुभाष भामरे का मुकाबला करता। ये उसका एहसान है कि नासिक से आके उसने हमारी लाज रख ली, एक चूड़ी वाली ने आके हमारी लाज रख ली। अगर वो भी उम्मीदवारी करने नहीं आती तो हम हमारी इज्जत का हम किसके पास जाते। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये दोनों के दरमियान मुकाबला है। अब मामला ऐसा है कि कल ही शेख आसिफ साहब ने उनकी मीटिंग में पूरा तादाद पेश कर दी, मुस्लिम वोट कितने, दलित समाज के कितने, ओबीसी के कितने, मराठा के कितने। अब ये सब वोटों का समीकरण देखने के बाद हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये उम्मीदवार जो है कौन चुन के आएगा, मोदी का, भाजपा का, आरएसएस का। डॉक्टर सुभाष भामरे जिसने 10 साल मौका मिलने के बाद शहर के विकास के लिए, इस मतदार संघ के विकास के लिए कुछ नहीं किया, वो चुन के आएगा, या जो एक सेकुलर और सबको लेकर चलने वाले उम्मीदवार है, पार्टियां हैं, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और दीगर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इन तमाम पार्टियों की जो मुश्तरका उम्मीदवार है शोभाताई बच्छाव, इनका उम्मीदवार चुन के आएगा। इनके बारे में आवाम को फैसला करना है। अब मैं हैरान हूँ, जो भी बयान दे रहा है हमको सेकुलर उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलते? क्या किस बात का इंतज़ार है? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से आईपीएस ऑफिसर का नाम आया अब्दुल रहमान साहब का। ऐसे ही पूना से एक नाम पिछले 2 इलेक्शन में आया था, कमाल हाशिम साहब का। पूना के है, बहुत बड़े इंजीनियर है, ऐसा है वैसा है। अब ये आईपीएस है, सुना हूँ कि चंपारण की पैदाइश है। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे हल्के जहाँ पर 50-60% मुस्लिम वोट है। तुम वो अपनी रियासत में जहाँ 50-60% मुस्लिम वोट है वहाँ लड़ने नहीं गए, यहाँ कैसे आ गए? तो पूना से कमाल हाशिम को भेजा गया था, बाद में पता चला कि बीजेपी के बैनर पे कमाल हाशिम का फोटो है, तो कहीं इनका भी फोटो कहीं बाद में देखने में ना आए। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर साहब राजकारण में महाराष्ट्र के क्या कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मगर हमारे शहर के सियासी लीडरान ऐसी कलाबाजियाँ कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि हैरान हूँ, दिल को रोऊँ कि पीटी जिगर को मैं। इन्हें शहर की आवाम के बारे में ये बोला जाता था कि मालेगांव की आवाम सियासत में बहुत बेदार है, मगर आज हमारे शहर के लीडरों ने तो आवाम को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिया है। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, और इनको समझता ही नहीं कि हमारे क्या बोलने से क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा। तो जो उम्मीदवार है साफ साफ बोलना चाहिए कि यही ऑप्शन है, इसी को वोट देना है और उसके लिए काम में लगना है। जब खाली बोल बोल के क्या होने वाला है? आज ही मैं देखा जमीयतुल उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोट का फीसद बढ़ाना पड़ेगा। तो बंद कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से वोट बढ़ेंगी? वोट की फीसद बढ़ाने के लिए गलियों में जाना पड़ेगा, वोटर लिस्ट हाथ में लेना पड़ेगी, किसका नाम वोटर लिस्ट में आया, किसका रह गया,
कौन इस मोहल्ले में रहता था लेकिन उसकी वोट किसी दूसरे मोहल्ले की वोटर लिस्ट में चली गई, कौन सी लड़की हमारे मोहल्ले में है रहती थी उसकी शादी हो गई दूसरे मोहल्ले में कहाँ गई, कौन लोग हमारे मोहल्ले में रहते थे घर बेच करके कहाँ चले गए। इस तरीके से देखते हैं हम लोग आमतौर पर इलेक्शन में पोलिंग के दिन लोगों के घरों तक चिट्ठियाँ नहीं पहुँचती, वो बेचारे वोट देने के लिए चिट्ठी के वास्ते भटकते रहते। उनको चिट्ठी मिले तो वोट करें ना, फिर कैसे फीसद बढ़ेंगे जब उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो। एक और सवाल, शोभा ताई को लेकर जो एक्टिविटीज़ है शहर मालेगांव में पार्लियामेंट चुनाव की, माहौल ठंडा नज़र आ रहा है, कई आवाज़ें उठ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। शोभा ताई बच्चाओ आएंगी तो माहौल गर्म होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि माहौल गर्म करना चाहते कि तिजोरी गर्म करना चाहते कि जेब गर्म करना चाहते। भी मैं बोला ना कि ये बोलते कि निहाल साहब रहते तो ऐसा होता था, शब्बीर सेठ रहते तो ऐसा रहता था, शेख रशीद साहब रहते तो ऐसा रहता था। मुझे बताओ निहाल साहब के वक्त में पार्लियामेंट का उम्मीदवार जो उनकी पार्टी का रहता था वो कितनी मरतबा मालेगांव आता था? कांग्रेस के जंगलो मंगलू कांडोले 7 मरतबा पार्लियामेंट में चुन के गए। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। हमेशा इलेक्शन में 2 से 3 मरतबा वो आते था, हाथ जोड़ के एक रैली में, एक आध जलसे में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, कोई भाषण नहीं, कोई तकरीर नहीं। तो वो लोग कैसे इलेक्शन लड़ते थे? और आज तुम बोलते उम्मीदवार ने आना चाहिए, उम्मीदवार ने आना चाहिए, तो तुमको इलेक्शन गर्म करने के लिए वो लोग गर्म कर लेते थे। तुम उनके नक्शे कदम पे हो, तुम इलेक्शन नहीं गर्म कर पा रहे, उम्मीदवार आएंगे जब ही इलेक्शन गर्म होगा। तो इलेक्शन गर्म कर रहे कि कुछ और गर्म कर रहे? आता अशरफी चच्चा ने भी बोला कि तुम्हारे मिठाई का बक्कस तुम्हारे आएंगे जब ही क्या, शेख आसिफ बोला बिस्सी उठेंगी जब ही क्या, और भी दूसरे लोग भी इशारे का नाम बोल रहे। तो तुम उम्मीदवार से चाहते क्या हो? और मैं तो ये चाहता हूँ कि वो उम्मीदवार हम लोगों का जो इलाका है मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर का कुछ हिस्सा, ये 4.5 लाख वोटों के अंदर तो हम लोगों का एक ही ऑप्शन है हमारे पास। है क्या किसी के पास कोई ऑप्शन? तो यहाँ पर उम्मीदवार ना आवे, हम लोग निपट ले। उस उम्मीदवार को बोलो कि जहाँ पर ऑप्शन है, जहाँ पर हम लोग सेकुलर वोटों की तादाद कम है, वहाँ पर लोग दूसरी बुनियाद पर फैसला करेंगे। तो तुम वहाँ ज़्यादा मेहनत करो, वहाँ ज़्यादा वक्त दो, वहाँ कुछ करना चाहिए। और मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ कि बंद कमरे में मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होता, तो सीधी बात है ये सवाल मुझ पर भी आता है कि मैं क्या उखाड़ रहा। तो इंशाल्लाह मेरी बात चल रही है, 2-3 दिन में मैं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और मैं क्या करने निकल रहा हूँ गांव में, मैं उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलूँगा। समाजवादी की रैली को लेकर क्या कहेंगे? संविधान बचाने की बहुत ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत है, लेकिन आज जो ये संविधान बचाने की नाम से जो रैली निकल रही है बेवक्त की रागनी है। मैं कतई आज के हालात में इलेक्शन ही माहौल है, तुम ऐसी रैली निकालोगे वहाँ कोई गलत नारा लग जावे, उसका रिएक्शन हो जावे। आज जो देहातों में और जो आउटर के दूसरे मतदार संघ में मैं देख रहा हूँ गैर मुस्लिम तबके में कि वो लोग आज 10 साल से सुभाष भामरे ने कोई काम नहीं किया, मोदी की सरकार ने किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, किसान कर्जदार है, नौजवानों को रोजगार नहीं, इन सब मुद्दों पर वो गैर मुस्लिम सोच रहे हैं। लेकिन अगर मालेगांव में किसी रैली के अंदर नारे तकबीर नारा बुलंद हो गया और उसका रिएक्शन हो गया तो क्या कर लेंगे? कोई बोल सकता है क्या? अब वहाँ नमाज पढ़ने का वहाँ एक ने झंडा लहरा दिया तो तुम्हारी रैली में कुछ नहीं होगा। तो ये बेवक्त की रागनी है, ये मेरे समझ से आज वो वक्त नहीं था। रैलियाँ वगैरह तो हम 5 साल करते रहते, आज इलेक्शन का वक्त है। उसका बेहतर जवाब यही था कि हम लोग वोटरों के पास जावे, यादी पर काम करें, बूथ वाइज हम लोग काम काज फैलाना चाहिए। वक्त कम है, हमको उस पर काम करना चाहिए। रैली और जलसे जुलूस की बजाय अमलन गली मोहल्ले में काम करने की ज़रूरत है। मीडिया में बहुत हाईलाइट होने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। होटल गांव करी बेहतरीन पकवान लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहां आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए और 230 रुपए में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए और 330 रुपए में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली
जीवन हॉस्पिटल के आगे मनमाड रोड मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांव करी। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं।